एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये टर्म्स अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देती हैं। लेकिन आई एश्योर यू कि आज की वीडियो के एंड पे आप उनको बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और फिर दोबारा आपको कभी नहीं भूलेगा। सो इमेजिन कि अगर आपके घर का दरवाज़ा हर एक बंदे के लिए खुला रहे, चाहे वो कोई दोस्त हो, अजनबी हो, कोई चोर हो, कोई भी हो, तो क्या ये सब ठीक है? इसी तरह सेम चैलेंजेस आपके सेल्स को भी फेस करने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो इन सारे मामलात को बहुत परफेक्टली देख रहा है। तो आइए देखते हैं किस तरह। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें कि पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल, तो सेल से अंदर किस तरह मॉलिक्यूल्स आते हैं और सेल से बाहर किस तरह जाते हैं। तो अगर हम सेल के अंदर मटेरियल्स की एंट्री की बात करें, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ डिफ्यूजन। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं और इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। फिर आ जाता है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोटीन चैनल्स के थ्रू पास ऑन होते हैं और इसमें भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन में जाते हैं और इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आउट ऑफ द सेल किस तरह मूवमेंट होती है, तो उसके लिए भी डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। फॉर एग्जांपल एक्सोसाइटोसिस। सो एक्सोसाइटोसिस में वेसिकल्स जो सेल के अंदर होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन से मूव करते हैं और आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाते हैं और इनको एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर डिफ्यूजन की बात करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव करते हैं टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन और इसमें भी कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। और अगर हम वेस्ट रिमूवल की बात करें तो वेस्ट प्रोडक्ट्स और जितने भी एक्सेस सब्सटेंसेस हैं वो सेल से रिमूव होते हैं थ्रू द एक्सोसाइटोसिस। अब हम इन सारे प्रोसेसेस को वन बाय वन डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्यूजन कि डिफ्यूजन क्या है। सो डिफ्यूजन पैसिव मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की, जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन। ठीक है। अब इसमें कोई भी एनर्जी, कोई भी एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये एक पैसिव प्रोसेस है और जितना भी ये हो रहा होता है मूवमेंट, ये होता है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इट मीन्स के हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और ये मूवमेंट तब तक होती है जब तक कि इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो सके। ठीक है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन और लो कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन और ये तब तक मूवमेंट हो रही है जब तक कि इक्वल कॉन्सेंट्रेशन या इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन ना हो जाए। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन की टू टाइप्स हैं। एक आपके पास आ जाती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक आपके पास आ जाती है सिंपल डिफ्यूजन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द सिंपल डिफ्यूजन कि वो क्या होता है। सो जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली लिपिड बाइलेयर से पास ऑन हो जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऑक्सीजन की एग्जाम्पल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड को देख लें, वाटर को देख लें, स्टीरॉयड हार्मोन्स वगैरह को देख लें। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है। बल्कि इसको भी डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है। सो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन जो है इसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है थ्रू चैनल्स और कैरियर्स प्रोटीन्स। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूकोज की, अमाइनो एसिड्स की एंड आयंस की। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि चैनल प्रोटीन्स के थ्रू इनकी मूवमेंट हो रही है, जबकि सिंपल डिफ्यूजन में लिपिड बाई लेयर से ही इनकी मूवमेंट हो रही है। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स की, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन पे अफेक्ट करते हैं, जिनका डिफ्यूजन पे असर होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को, कि अगर ज़्यादा डिफरेंस होगा तो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, अगर टेम्परेचर की हम बात करें तो हायर टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी जल्दी डिफ्यूजन होगी। अगर लार्ज सरफेस एरिया होगा तो डिफ्यूजन भी जल्दी होगी। डिस्टेंस या थिकनेस देखते हैं ये किस तरह से अफेक्ट करती है। अगर शॉर्टर डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कम होगा तो डिफ्यूजन जल्दी से होगी। और अगर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनकी डिफ्यूजन भी जल्दी से होगी। ठीक है। अब हम अगर इसकी इंपॉर्टेंस की, सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन्स में न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन हो रही है। इसके अलावा रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स में हेल्प आउट करता है, जो कि एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव आउट हो रहे होते हैं हमारी बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से, और सेल के अंदर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। सो सिंपली डिफ्यूजन क्या है कि डिफ्यूजन एक सिंपल प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करने में और लाइफ को कैरी आउट करने में हेल्प आउट करता है। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो देखिए डिफ्यूजन जो थी वो मूवमेंट ऑफ आयंस थी या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स थी, डिफरेंट पार्टिकल्स थी। लेकिन ऑस्मोसिस में जो होता है यहाँ पर वाटर की डिफ्यूजन हो रही होती है। और वाटर की डिफ्यूजन कहाँ से हो रही होती है? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब
क्या होता है कि ऑस्मोसिस को कौन कंट्रोल करता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स, कि सोल्यूट्स की क्या कॉन्सेंट्रेशन है, वो कंट्रोल करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस को, ठीक है। अब वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स से हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स की तरफ। फॉर एग्जांपल, अगर एक एरिया है जहाँ पर सोल्यूट्स बहुत ज़्यादा कम है तो वाटर वहाँ पर मूव करेगा, उस एरिया में मूव करेगा जहाँ पर सोल्यूट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है या हायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रख दें जहाँ पर लोअर सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस केस में क्या होगा कि वाटर सेल के अंदर मूव करेगा। इस केस में क्या होगा कि वाटर जो है अंदर जाने की वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, वो फूलना शुरू कर देगा, वो टर्जिड बन जाएगा और एट द एंड क्या होगा कि वो फट जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं कि अगर सेल को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें। आइसोटोनिक का मतलब क्या है कि जहाँ पर सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल की सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे रेट ऑफ ऑस्मोसिस क्या होगा, जितना अंदर पानी मूव करेगा उतना ही पानी आउटवर्ड्स भी मूव करेगा, उतना ही पानी सेल से बाहर भी मूव करेगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी नेट मूवमेंट जो है वो वाटर की एबनॉर्मल नहीं होगी, तो जितना भी सेल है, जो आपके सारे सेल कंटेंट्स हैं, वो सारे के सारे नॉर्मल रहेंगे। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइपरटोनिक सोल्यूशन के उस केस में क्या होगा, तो जब सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन सेल से बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो इस केस में क्या होगा कि जितना भी आपका पानी है वो सेल से बाहर मूव करना शुरू कर देगा, और इस केस में जो एनिमल सेल है वो श्रिंक हो जाएगा, वो सिकुड़ जाएगा, वो अपना वाटर खो देगा और वो फ्लैसिड बन जाएगा। आइए अब इन तीनों सिचुएशंस को हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। सो फर्स्ट वन आप देख सकते हैं कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन की बात हो रही है कि वाटर जो है वो सेल के अंदर एंटर होगा, सेल जो है वो स्वोलन हो जाएगा या तो फिर वो फट जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन की बात करें तो इनवर्ड मूवमेंट और आउटवर्ड मूवमेंट इक्वल है, तो सेल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। और अगर हाइपरटोनिक की बात करें तो वाटर जो है वो बाहर की तरफ मूव करेगा, सेल जो है वो आपके पास श्रिंक हो जाएगा, और प्लांट सेल के केस में वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें तो ऑस्मोसिस जो है दैट इज़ अ टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है। इसमें कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, ये लिक्विड और गैसेस में हो रहा होता है ये प्रोसेस, और सेल में इम्पॉर्टेंट है किस वजह से, ताकि उनका साइज़ मेंटेन रहे। सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में आपने कंफ्यूज नहीं होना। डिफ्यूजन में हम जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मूवमेंट को स्टडी करते हैं, और ऑस्मोसिस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वाटर की मूवमेंट को स्टडी कर रहे होते हैं, हम सिर्फ वाटर के साथ डील कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें प्लाज्मोलिसिस की, तो हमें पता है कि प्लांट सेल को जब हाइपरटोनिक सोल्यूशन ने सराउंड किया होता है, तो वाटर जितना भी पानी है वो सेल से किस तरह से रिलीज होता है, थ्रू ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले पानी जो है वो साइटोप्लाज्म से रिलीज होगा, देन उसके बाद वैक्यूल से रिलीज होगा। इस आउटवर्ड मूवमेंट की वजह से साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और सेल वॉल से बहुत दूर हो जाता है। इस सारे प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। और इस तरह का जो सेल होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और ये किस केस में होता है, प्लांट सेल्स के केस में, ठीक है। जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो उस टाइप पे सेल अपनी टर्जिडिटी को रिस्टोर कर देता है, और इस प्रोसेस को हम डीप्लाज्मोलिसिस कहते हैं। मतलब जितनी भी कंडीशन है वो सारी रिवर्स हो जाती है, सेल अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है और अपनी टर्जिडिटी को रिटेन कर लेता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टर्गर की, तो हमें पता है कि प्लांट सेल को जब वाटर सराउंड करता है या उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन सराउंड करता है, तो वाटर सेल के अंदर मूव करता है, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर मूव करता है। उस टाइम पे वैक्यूल जो है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, और वो सेल कंटेंट्स को सेल वॉल की तरफ पुश करना शुरू कर देता है। अब ऐसा प्रेशर जो कि साइटोप्लाज्म एक्सर्ट करता है सेल वॉल के अगेंस्ट, तो ऐसे प्रेशर को हम क्या कहते हैं, टर्गर प्रेशर, और ऐसे फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, टर्गर, ठीक है। अगर हम टर्गर की इम्पोर्टेंस की बात करें कि प्लांट्स में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रोल ये प्ले करता है वो प्लांट की शेप मेंटेन करने में करता है। इसके अलावा ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्पेशली जो उनके यंग टिश्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हेल्प आउट करता है कि स्टोमेटा ने कब ओपन होना है, कब क्लोज होना है, उसको भी मेंटेन करता है। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो डे टाइम पे ओपन होते हैं और रात के टाइम पे बंद हो जाते हैं, ये भी किस वजह से होता है,
टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से, कि प्लांट की जो फ्लावर होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं, जो पेटल्स होती हैं, उसमें टर्गर चेंज हो रहा होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस की। एंडोसाइटोसिस हमारे पास एक जनरल टर्म है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स को लेके आती है, लार्ज पार्टिकल्स को लेके आती है, और इवन के जो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनको भी सेल के अंदर लेके आती है। एंडोसाइटोसिस क्या है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको सेल के अंदर लेके आना इसका फंक्शन है। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है, मतलब अंदर की तरफ वो फोल्ड होती है, वो डिफरेंट मटेरियल्स को अपने अंदर लेती है और उसके बाद फोल्ड होती है, ठीक है, और एक छोटा सा पैकेट बना देती है। ये पैकेट एक वेजिकल बनाता है और फिर ये वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट होकर सेल के अंदर माइग्रेट कर देता है। अगर हम एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो ये प्रोसेस इसके बिल्कुल इन्वर्स है। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है कि जितने भी मटेरियल्स वेसिकल्स के अंदर पैक्ड होते हैं वो सेल से एक्सक्रीट होते हैं। इनिशियल इवेंट में क्या होता है कि वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करते हैं और जितना भी कंटेंट होता है वेसिकल्स के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर के एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाता है। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको देखें तो एज यू पीपल कैन सी कि डिफरेंट मॉलिक्यूल सेल के करीब आ रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को अपने अंदर लेके इन्वेजिनेट हो रही है, फिर आगे उसकी क्लोजिंग स्टार्ट हो रही है और एट द एंड वेसिकल बन गया। और एक्सोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो वेस्ट मटेरियल वेसिकल के अंदर पैक हुआ, वेसिकल सेल मेम्ब्रेन के पास गया, सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच हुआ और वहाँ से फिर जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सेल से बाहर रिलीज़ हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि सेल मेम्ब्रेन कुछ सब्सटेंसेस को हेल्प आउट करती है कि वो अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करें, मतलब कि वो ऐसे एरिया से मूव करें जहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन है और वो हायर कंसंट्रेशन एरिया में मूव करें। देखिए जनरली तो ये होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं ना, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इसमें कुछ एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती है जिसके थ्रू ये मूवमेंट्स होती है, और वो एनर्जी किस फॉर्म में इनको मिलती है? एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन इस एनर्जी को यूज़ करता है और डिफरेंट सब्सटेंसेस को बाहर मूव करता है और इस पे कैरियर प्रोटीन्स हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटाशियम आयन एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब सोडियम जो है उसको सोडियम को जब कैरी किया जाता है, तो जब सोडियम एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होगा थ्रू द मेम्ब्रेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नर्व इम्पल्स इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ नर्व सेल्स टू आउटसाइड, के नर्व इम्पल्स जो है वो नर्व सेल्स से कैरी आउट होती है ताकि वो अपना मैसेज कंडक्ट कर सके। एज यू पीपल कैन सी इन द डायग्राम कि ये हमारे पास आ गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल मूव कर रहा है और पोटाशियम आउटसाइड द सेल मूव कर रहा है, और इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है और वो एनर्जी किस फॉर्म में सप्लाई हो रही है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अगर आप बात करें इसके इंपॉर्टेंस की कि ये क्यों इंपॉर्टेंस है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है चीज़ों को अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में मिलती है, और कैरियर प्रोटीन्स इन सारी ट्रांसपोर्ट को फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटाशियम पंप इन द नर्व सेल्स। और अगर हम फिल्ट्रेशन की बात करें तो फिल्ट्रेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को पुश किया जाता है या उनको फोर्स किया जाता है मूवमेंट के लिए थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में जो फिल्ट्रेशन हो रही होती है वो किडनीज में हो रही होती है, और किडनीज हमें किस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हार्मफुल वेस्ट है उसको फिल्टर आउट किया जा सके। अब आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स की एग्जांपल आपके पास दी गई है, ठीक है। अब ये जितने भी हमारे पास ग्रीन सब्सटेंसेस हैं ये सारे के सारे मूव करेंगे मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरी वॉल्स के थ्रू, ठीक है। अब ये ग्रीन मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं इनको हमने स्मॉल मॉलिक्यूल्स का नाम दिया, और जो येलोइश हमारे पास नज़र आ रहे हैं दैट आर लार्ज मॉलिक्यूल्स। और इस केस में क्या है कि जो आपका ब्लड प्रेशर है वो हेल्प आउट कर रहा है ताकि वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर ग्रीन इन कलर के वो उनको फिल्टर आउट कर सके थ्रू द कैपिलरी वॉल्स। अगर हम बात करें कि फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस बेसिकली हो कहाँ रहा है, तो बेसिकली जो फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो किडनीज़ के अंदर होता है, और इनको परफॉर्म कौन कर रहा होता है? नेफ्रॉन के अंदर
ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस एक स्ट्रक्चर है और नेफ्रॉन का फुल स्ट्रक्चर हम होम्योस्टैसिस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम इसके पॉइंट्स के बारे में बात करें या इसके की पॉइंट्स के बारे में बात करें, सो जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से या ब्लड प्रेशर की वजह से, ठीक है। जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन से या जितनी भी जो मेम्ब्रेन होता है, जिस फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो जो कैपिलरी मेम्ब्रेन होगी या कैपिलरी वॉल होगी उससे मूव आउट करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इससे पास ऑन नहीं हो सकते। और फिल्ट्रेशन किस में हेल्प आउट करता है, ताकि जितना भी हार्मफुल वेस्ट है या हार्मफुल मटीरियल है वो सेल से रिलीज हो सके, वो सेल से स्क्रीट आउट हो सके। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है। अब ये प्रेशर स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्स करता है कि वो कैपिलरी वॉल्स से बाहर मूव ऑन करें। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाएगा आपके पास, वाटर, सॉल्ट्स, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब कुछ, ठीक है। अब सिलेक्टिव मेम्ब्रेन अलाउ करती है सिर्फ स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कि वो उससे पास ऑन हो सके, और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पास नहीं होते और वो ब्लड सेल्स के अंदर ही रहते हैं। अब जो फिल्ट्रेट होता है जिसके अंदर यूज़फुल सब्सटेंसेस और वेस्ट होते हैं वो मूव करता है किडनी ट्यूब्यूल में ताकि आगे फर्दर प्रोसेसिंग हो सके। सो फिल्ट्रेशन क्या है कि अगर इन शॉर्ट हम देखें तो फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन में पहला स्टेप है। ये हमारा जितना भी वाटर एंड सॉल्यूट बैलेंस है उसको मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है और वेस्ट को रिमूव करने में भी हेल्प आउट करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।